Okay, student, the next term which we are going to study is the monohybrid cross. Monohybrid cross. तो आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट टर्म मुझे पढ़ाना है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? A cross between two pure parents. एक क्रॉस ऐसा किया जाएगा जिस जो a cross between two pure parents, जैसे कैपिटल T प्योर है और स्मॉल t अनदर प्योर है. तो a cross between pure parents, कौन सा प्योर है? ये प्योर डॉल है और दूसरा किससे क्रॉस किया है? प्योर ड्रॉप से किया गया है. Differing in a single pairs of contrasting character. What is contrasting character? Tall and dwarf are the one pair of contrasting character. दूसरा कुछ ले लो. Axial flower is crossed with a terminal flower. That is another pair of contrasting character. Pods ले लो. Pod जो है inflated pod and constricted pod. Another pairs of contrasting character. तो कोई भी लेकिन प्योर लेना है. तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. तो मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? मोनोहाइब्रिड में मैंने बताया जैसे एक क्रॉस किया, जैसे अभी मोनोहाइब्रिड में आपने क्या किया, यहाँ पे ये लिया. मोनोहाइब्रिड में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो ये क्या है? प्योर टॉल है और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है. तो जब एक pair of contrasting characters is taken into consideration. What is monohybrid? When one pair of contrasting characters is taken into consideration, it is said to be monohybrid. तो monohybrid में हमें क्या करना है? Pure parents को लेना है. जैसे ये प्योर थे, कैपिटल T, स्मॉल t both are pure, और उनको जब हमने क्रॉस किया तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड. अब इसी तरह अभी हमें सेकेंड पढ़ना है डाइहाइब्रिड. 15 टर्म्स डाइहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड रेशियो. आप क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड में व्हेन ए क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट्स, अगेन प्योर पेरेंट्स. Now they are differing in not in one pairs of contrasting character, two pairs of contrasting character. I will give you the example. So a cross between the pure parents differing in two pairs of contrasting character is called dihybrid. तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं. चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं पी प्लांट से ही, और अब हम टॉल और डॉफ नहीं लेंगे, तो काफी कॉमन ले लिया हमने. चलो अब हम सीड का एग्जांपल लेते हैं कि पी प्लांट के अंदर सीड जो है दो कलर की मिलती है, एक येलो और एक राउंड. सॉरी, एक येलो और एक ग्रीन. राउंड मैंने जो बोला वो शेप है. तो अक्सर येलो के साथ राउंड शेप मिलता है और ग्रीन के साथ रिंकल शेप मिलता है, इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हुआ. तो डाइहाइब्रिड रेशियो मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं दो कैरेक्टर्स लूंगा, सीड कर दूंगा. जैसे कि सीड, किसका सीड लिया? पी प्लांट का. और ये सीड जो है उसको कलर होता है और शेप होता है. कलर दो है, येलो कलर की भी सीड मिलती है और ग्रीन कलर की भी सीड मिलती है. शेप जो है दो है, राउंड शेप में भी मिलता है और रिंकल्ड शेप में भी मिलता है. तो अगर मैं इनका क्रॉस कराऊंगा, जैसे कि येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड. अच्छा, एक और बात सुनो बेटा. लॉ ऑफ ये जब मैंने डोमिनेंस बताया था, डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रेसेसिव, तो एक चीज और उसमें ऐड करना कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको एक तरीका बताया गया है टर्मिनोलॉजी में, जेनेटिक्स में, कि कभी भी अगर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, जैसे अभी देखो ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, तो जब कभी भी हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट कैरेक्टर. और जब कभी भी हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो इट शुड बी अंडरस्टूड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसेसिव ट्रेट. तो ये चीज याद रखना. तो अभी हम लोग चाहे उसे बताएं या ना बताएं, आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल आर ये भी डोमिनेंट है, स्मॉल आर जो है वो
रेसेसिव है, स्मॉल y जो है वो रेसेसिव है। तो डायहाइब्रिड क्या है बेटा? व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो अभी यहां हमने क्या लिया? y क्या था? येलो, r क्या था? राउंड। तो कलर ऑफ द सीड वाज येलो एंड राउंड इज द शेप ऑफ द सीड। एंड व्हेन वी क्रॉस विद अनदर सीड व्हिच इज ग्रीन कलर, ग्रीन, अभी हम पढ़ा था ग्रीन, दो ही तो कलर होते हैं, येलो और ग्रीन, पी प्लांट के अंदर, और उसका शेप कैसा था? रिंकल था। तो इसका मतलब ये हो गया कि येलो कलर सीड किसके साथ ज्यादा मिलती है? राउंड शेप में, और जो ग्रीन कलर की सीड होती है वो ज्यादातर रिंकल्ड होती है। रिंकल मतलब थोड़ा सा राउंड की से अपोजिट थोड़ा सा श्रिंक हो जाना, दब जाना, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन टू पेयर्स ऑफ, यहां पे लिखा है अ क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट्स। प्योर अभी भी है, देखो कैपिटल Y प्योर है, R कैपिटल, इन्हीं के अलग अलग नहीं, ये कैरेक्टर एक प्योर है, ये भी कैरेक्टर प्योर है, और उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? इम्प्योर नहीं वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्वार्फ बोलेंगे। वो भी प्योर है लेकिन वो कौन सा है? रेसेसिव ट्रेट है, इसीलिए हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड। अच्छा, इसी तरह अगर हम ट्राइहाइब्रिड लेंगे, ट्राइहाइब्रिड लेंगे, तो आप बताओ ट्राइहाइब्रिड में हम कितने कैरेक्टर्स इनटू कंसीडरेशन लेंगे? 3 ट्रेट हम कैरेक्टर कंसीडरेशन लेंगे। जैसे कि सिंपल बता देता हूं, ए एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, ये पहला है, बी ये सेकेंड कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कलर एंड शेप, येलो एंड ग्रीन, तो ये 2 कैरेक्टर्स हो गए, और सी जो है वो तीसरा कैरेक्टर है। व्हेन क्रॉस विद स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो ये भी कैरेक्टर, ये सेकंड कैरेक्टर, ये थर्ड कैरेक्टर। तो मैंडल्स ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से किया। उन्होंने पहले बहुत सारे 7 पेज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मोनोहाइब्रिड में सेटिस्फेक्शन ले लिया कि ये जो है मोनोहाइब्रिड में यही हमें ये रेशियो मिलेगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो किया वो डायहाइब्रिड रेशियो किया, और फिर उसके बाद ट्राइहाइब्रिड, एंड ही ऑलवेज केप्ट एन अप टू डेट रिकॉर्ड क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। दैट वाज द रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस। ठीक है, इन्होंने इतना बहुत ज्यादा मेहनत की तभी इनको सक्सेस मिला। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द 13 टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं 14 टर्मिनोलॉजी। ऑल टुगेदर 19 to 20 टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो अभी हम 13 तक पढ़ चुके हैं, अब 14 देखेंगे। मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, अब F1 जनरेशन। अब मुझे लगता है ये 15 या 16 है, 15 हमने शायद पढ़ चुके हैं। चलो फिर भी मैंने एक नंबर पे नॉट रिमेम्बर कि कितना हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था। अभी मुझे मेरे हिसाब से 14-15 हम लोग ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। अब उस हम पढ़ेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, व्हाट इज F1 जनरेशन? तो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का फुल फॉर्म है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, it is obtained by crossing of the parents, pure parents, an individual produces by sexual reproduction। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ही F1 जनरेशन आप ले सकते हो। तो F1 क्या है? That is first filial generation, offspring produced by sexual reproduction. Here offspring produced by sexual reproduction. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। F1 जनरेशन क्या है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहां देखने को मिल रही है? F1। This is F1। तो F1 is what? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होती है, ये ऑफस्प्रिंग, ये देखो, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग, ये सब ऑफस्प्रिंग से प्रजननी है। तो F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन, एंड इट इज ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग, दीज आर द ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग है। ऐसा एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स उसने किया। तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। अभी आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप के होते हैं, दो, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल है, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी तरह 16 टर्म F2 जनरेशन। बेटा F2 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन इज ए सेकेंड फीलियल जनरेशन। F1 कैसा पढ़ा था, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F2 क्या होगा, सेकेंड फीलियल जनरेशन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग और बाय सेल्फिंग, नॉट बाय क्रॉसिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग और इनब्रीडिंग ऑफ द F1 जनरेशन। तो यहां पर हमने देखा क्या, F1 जनरेशन में सेल्फिंग और इनब्रीडिंग की जाती है। जैसे कि F1 में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो F1 में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन था, उसको हम लोग ने क्या किया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। तो जब सेल्फिंग और इनब्रीडिंग हम करवाते हैं तो इसी को बोलते हैं F2 जनरेशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय, अगेन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। तो द प्रोजेक्शन प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। फिर एक 18 जो नेक्स्ट टर्म है 17 वो है प्यूनेट स्क्वायर। इसका दूसरा नाम है चेकर बोर्ड मेथड। क्या होता है, जब F2 जनरेशन हमने करवाया था, ये F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में हमने इस तरह से एक टेबल बनाया था। ये टेबल को ही हम लोग बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। रेजिनाल्ड सी प्यूनेट करके वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में ये टेबल बना के दिया। और इसमें इससे फायदा क्या हुआ कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती थी गैमेट्स फॉर्मेशन की, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड चेकर बोर्ड मेथड, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन की। तो वो हमें मिला, जैसे हमें कॉम्बिनेशन मिला एक बार 3:1, दूसरे में कितना मिला 1:2:1, जीनोटाइप और फिनोटाइप का। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी कैसे मिली, ये पॉसिबिलिटी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कैसे मिला, फ्रॉम दिस टेबल। तो दिस इज कॉल्ड, बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड। ठीक है, तो प्यूनेट स्क्वायर ये है, उनके ऑनर में उनको नाम दिया गया है, रेजिनाल्ड सी प्यूनेट करके उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। तो ये अच्छा, इसका पर्पस क्या है, अगेन आई रिपीट कि इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, कि जीन्स की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो इसमें पता चलता है, जैसे प्योर डॉल, हाइब्रिड डॉल, प्योर डॉल। फिर अगर हम लोग फिनोटाइप निकालेंगे तो 3 डॉल और 1 ड्रॉप। इसी वजह से रेशियो जो हमें मिला, इट इज about the Punnett square or the checkerboard method। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वो 18 टर्म्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस chromosomes। What is homologous chromosome? Those chromosomes which are morphologically and structurally similar। ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हो, स्ट्रक्चरली भी सिमिलर हो, और ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो डिसिमिलर हो, जैसे XX क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस है, XY जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो तुम्हारा दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, those जो chromosomes which are structurally and similar and function and morphologically similar are said to be homologous chromosomes। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ हमें 19 टर्म्स में सिंबल्स बताएं। सिंबल्स, सिंबलाइजेशन दिया है आपको बुक में, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंबल यूज किया था, ये सिंबल यूज किया है। तो आप देख सकते हो कि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सभी प्लांट बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे कि आइदर एंड्रोशियम ही हो या फिर गाइनोशियम, तो ऐसे को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। मेल फ्लावर बोल सकते हैं जिसमें एंड्रोशियम है, और जिसमें गाइनोशियम से फ्लावर में है उसको क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर। और अगर दोनों एक साथ है, पी प्लांट में दोनों थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो इसी वजह से तो वो इमैस्कुलेशन करते थे। कौन, ग्रिगोर जोहन मेंडल।
ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल इमेजिनेशन करते थे कि बिकॉज ही वांट टू नो कि अगर हम कोई और कैरेक्टर्स इस प्लांट के अंदर दूसरे कैरेक्टर्स को लाके इससे क्रॉस करवाते हैं तो फिर इसका आउटकम जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा होगा। दैट वाज अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट डन बाय मेंडल्स। अच्छा, सिंबल्स हम यूज करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग लिखते हैं फ्लावर को। अब आप कभी आपने देखा होगा कि फ्लावर जो है उसको उन लोग क्या लिखते हैं, फ्लावर को ऐसा करोला फुल नहीं लिखते हैं, उनका सिंबल लिखते हैं, के स्टैंड फॉर करोला। फिर उसके बाद कैलिक्स सी से आता है, लेकिन हम उसको एक को के, करोला एंड कैलिक्स स्टार्ट फ्रॉम द लेटर सी एंड सी, बट एक को हम क्या देते हैं, के देते हैं वर्ड, और एक को तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो हम क्या फॉर्मूला देते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर द प्लांट, जैसे कि पी प्लांट अगर तुम देखोगे तो पेटल्स अगर 5 है तो पी हम लिखते हैं पेटल्स 5, आपस में फ्री है तो ऐसा लिखेंगे, अगर फ्यूज है तो इस तरह। तो ये सिंबल इस्तेमाल किया, P स्टैंड फॉर पेटल्स, फिर K फॉर कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं 5 है, अगर फ्री है तो ब्रैकेट नहीं डालेगा, करोला कितने आगे 5 है लेकिन आपस में फ्यूज है, जैसे पेटल्स ही आती है करोला। फिर एंड्रोशियम है तो आप लोग A लिखते हैं, एंड्रोशियम कितने हैं 9 10 है तो हम क्या लिखते हैं 9 + 1, इसका मतलब 9 आपस में फ्यूज है, 9 आपस में फ्यूज है, एक अपने आप को अलग कर रखा है। तो ये जो होता है हम लोग इसको बोलते हैं कि जैसे केमिस्ट्री में हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द वर्ड्स और फॉर्मूले, इससे अच्छा हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं, इट इज अंडरस्टूड। इसी में प्लांट्स के अंदर भी इस तरह से होता है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, सिंबल से हमें पता चल जाता है। अगर हम जी लिखेंगे, जैसे जी लिख दिया तो ये गाइनोशियम हो गया। अब गाइनोशियम का पोजीशन क्या है, सुपीरियर है कि इंफीरियर है, तो अगर सुपीरियर है तो नीचे बाहर डाल देंगे, इंफीरियर है तो ऊपर डाल देंगे, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर है तो मिडिल में डाल देंगे। तो ये सिंबल बहुत जरूरी है किसमें, फ्लावर की स्टडी में, और इन्होंने फ्लावर की स्टडी किया इसीलिए उन लोगों ने सिंबल दिया। तो जरा कुछ सिंबल के बारे में बताओ, जैसे कि उन लोग ने दिया P किसके लिए है, पेरेंट्स के लिए है, G किसके लिए है, गैमेट्स के लिए है, बराबर है, पेरेंट्स कभी भी। फिर 2N किसके लिए है, डिप्लॉइडी के लिए, N किसके लिए, हैप्लॉइडी के लिए। फिर F1 किसके लिए है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 किसके लिए है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। फिर उसके बाद इस तरह से सिंबल है, आपने देखा होगा ये जो है वो फीमेल है, ये जो है कौन है, मेल है। आपने ये सिंबल बहुत कॉमन देखा होगा टॉयलेट में भी, कभी कभी टॉयलेट पे सिंबल बने होते हैं, फोटो नहीं होता है, मेल और फीमेल नहीं लिखा रहता है ना, फोटो होता है, उसमें सिंबल होता है मेल और ये इस तरह से सिंबल। तो तब आपको कैसे पता चलेगा कि मेल है क्या फीमेल है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई मेल का लिए कौन सा सिंबल है, फीमेल है, तो वहां रुक जाने का, देखने का कौन कहां से निकल रहा है, फिर आप जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मेल एंड फीमेल सिंबल, जो प्लांट में भी इस्तेमाल होगा, अभी हमने चेकरबोर्ड मेथड में इस्तेमाल किया, मेल एंड फीमेल, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद उन लोगों ने बताया है कि और उन लोगों ने क्या बताया है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर किसके लिए होता है हमेशा, कैपिटल लेटर इज ऑलवेज फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए आपको कैपिटल लेटर यूज करना है। और स्मॉल लेटर जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल टी, तो ये हो गया डोमिनेंट, और अगर स्मॉल टी होता है तो क्या है, रेसेसिव। ये सिंबल है जो आपको यूज करना है, बुक में दिया है कि सिंबलाइजेशन वर्ड इस तरह से दिया है कि सिंबल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिटल P लिखा है तो पेरेंट्स के लिए है, G है तो कैपिटल G तो गैमेट्स के लिए है, F1 है तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन के लिए है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। और फिर उसके बाद G, अभी देखो ऑफस्प्रिंग जो वर्ड यूज कर रहा हो ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए ऑफस्प्रिंग नहीं यूज करेंगे, उसके लिए वर्ड क्लोन यूज दिया है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं उनको क्लोन कहते हैं, उनको ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज नहीं, ऑफस्प्रिंग वर्ड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी उसके बाद कैपिटल लेटर का ये इस्तेमाल होंगे, जब कभी भी हम कैपिटल लेटर लिखेंगे इट इज अंडरस्टूड कि डोमिनेंट है, और अगर स्मॉल लिखेंगे तो रेसेसिव, और अगर दोनों एक साथ लिखेंगे तो हमको पता चलेगा वो हाइब्रिड है। और उसमें जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट है, और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो क्या है, रेसेसिव है। तो दिस इज रिगार्डिंग द
और 19 टर्म्स, तो ऑल टुगेदर हमने 19 टर्म दिया है। आपकी बुक में और भी दिए हैं, 2-4 और दिए हैं, जैसे टेस्ट क्रॉस दिया है, बैक क्रॉस दिया है और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया है। वो जो है हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी के जरिए नहीं, क्योंकि वो 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए, 1 मार्क का नहीं। तो वो 2 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे गए हम उसका एग्जाम्पल लेके इसको स्टडी करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट 2-3 टर्म्स आर स्टिल रिमेनिंग, दैट विल कवर इन द मोनोहाइब्रिड रेशियो। जब मोनोहाइब्रिड रेशियो करेंगे तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ वी विल गो टू द फ्लावर। जो मैंडल्स के जो फ्लावर उन्होंने लिया था, चॉइस किया था, जो बहुत ज्यादा वाइज चॉइस थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये अक्सर पूछते हैं कि मैंडल्स जो है उनका जो चॉइस था क्यों एक मतलब परफेक्ट चॉइस था और दूसरे लोग का क्यों परफेक्ट चॉइस नहीं था। ठीक है, और लक हैज आल्सो प्लेड इन सक्सेस ऑफ मैंडल्स। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैंडल्स सिलेक्शन, जो मैंडल्स का सिलेक्शन था वो क्या था? तो मैंडल्स सिलेक्शन, मैंडल्स ने क्या कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था? स्वीट पी प्लांट। स्वीट पी प्लांट क्या बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? आर यू नो? यस, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। अच्छा, पाइसम सटाइवम जो थे वो कैसे थे? बड़े बड़े प्लांट थे? नहीं, स्मॉल हर्बेशियस। दे आर द स्मॉल हर्बेशियस प्लांट। एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट। स्मॉल हर्बेशियस प्लांट एनुअल प्लांट थे। जैसे आपने प्लांट के भी टाइप देखेंगे, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल विद इन ए ईयर, एनुअल। दोज प्लांट विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 years, biennial plant, biennial plant. And that is pollineal plant, those ये आपने पढ़ा एनुअल, बाइनियल एंड पॉलिनियल। तो उसमें जो कई साल में अपना, जैसे मैंगो ट्री है, कई साल तक रहते हैं, तो उनको जो है वो 3rd कैटेगरी में डाला गया, मोनो, दैट इज एनुअल प्लांट, बाइनियल एंड पॉलिनियल, मींस मेनी इयर्स यू कैन से। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा मैंडल्स का सिलेक्शन क्या था। मैंडल सिलेक्शन जो डन वो हुआ था, इट वाज ए वेरी वाइज चॉइस, वाइज चॉइस। दूसरे लोग ने भी सिलेक्ट किया था, एग्जांपल बताता हूं, स्नैपड्रैगन, प्राइम रोज, फिर उसके बाद 4 o'clock प्लांट, ये सब में बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुका था, मतलब उसके बाद हुआ। और क्या हुआ मालूम है? मेंडल्स का जो चॉइस था पी प्लांट का, इतना बेस्ट था, वाइज चॉइस। लक हैज आल्सो प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि मेंडल्स ने जितने भी 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस किया, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट टाइप नहीं था। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? जैसे कि व्हाइट फ्लावर को अगर क्रॉस किया जाए रेड फ्लावर से तो पिंक फ्लावर मिल गया, ये इंटरमीडिएट हो गया। टॉल प्लांट को अगर क्रॉस किया जाए ड्वार्फ प्लांट से तो इंटरमीडिएट हाइट आना चाहिए। फिर उसके बाद कोई कलर, व्हाइट कलर मतलब ग्रीन कलर पॉड इज क्रॉस विद येलो कलर पॉड, तो मिक्स कलर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। मेंडल्स ने जो 7 कैरेक्टर किया, टॉल और ड्वार्फ को किया तो टॉल मिला, समझ में आ रहा? ग्रीन और येलो को किया तो येलो मिला, ये सीड का कलर। पॉड के कलर में येलो कलर एंड ग्रीन को किया तो ग्रीन वहां डोमिनेंट है, सीड में येलो डोमिनेंट है और पॉड का कलर में ग्रीन है। एक्सियल फ्लावर को क्रॉस किया विद टर्मिनल तो क्या मिला उसको? एक्सियल। तो ऐसे 7 को उन्होंने करवाया और 7 में उनको हमेशा रेशियो सेम मिला 3:1, 3 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव, मतलब F2 जनरेशन में। और F1 जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट, इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी के ऊपर पढ़ा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? द वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन इज सेड टू बी डोमिनेंट एंड द वन हु फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F2 जनरेशन इज सेड टू बी रेसेसिव।
अब मेंडल्स के जो पी प्लांट था वो एक बहुत वाइज चॉइस था। लक हैज आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं लेगा। जैसे प्राइमरोज ले लो, इसके अलावा प्राइमरोज ले लो, फिर स्नैपड्रैगन फ्लावर एक है, मैराबिलस जेलैपा जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इन सब प्लांट को जब क्रॉस किया गया तो इनमें इंटरमीडिएट फॉर्म मिलने लगा। इसी वजह से उनको जो रेशियो मिलता था वो बिल्कुल डिफरेंट मिलता था। तो याद रखो बेटा, मेंडल सिलेक्शन जो था वो वाइस चॉइस था। स्वीट पी प्लांट जिसको पाइसन से बोलते हैं, स्मॉल हर्बेशियस एनुअल प्लांट है विच कैन बी ग्रोन विद ए वेरी स्मॉल प्लॉट एंड यू कैन गेट 3 जनरेशन इन ए ईयर। अब क्या हो गया बेटा, उस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक देखो, पी प्लांट का, पी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक मैं समझाने जा रहा हूं कि पी प्लांट जो थे वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, पेप्लियोनेसी फैमिली को बिलोंग करते थे। अब पी प्लांट बिलोंग्स टू अ फैमिली, जैसे आपको मालूम है बहुत एनिमल्स में फैमिली है, पोरिफेरा फैमिली है, एनेलिडा फैमिली है, आर्थ्रोपोडा है, फिर मोलस्का है। इसी तरह एनिमल प्लांट्स के अंदर भी फैमिली है, एस्टेरेसी, पेप्लियोनेसी, लिलियेसी, फिर उसके बाद मालवेसी। ये सब फैमिली है जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के वजह से इनको अलग अलग किया गया है। तो पेप्लियोनेसी फैमिली को क्यों नाम दिया गया? जो स्वीट पी प्लांट था पाइसन सेडाइफा वाज बिलोंगिंग टू दिस फैमिली। कौन सी फैमिली थी? पेप्लियोनेसी। तो उसमें आप देखोगे कि पेप्लियोनेसी प्लांट जो है, जैसे कि ये प्लांट है तो प्लांट के अंदर 5 पेटल्स होते हैं। ये प्लांट्स के अंदर क्या खासियत है? 5 पेटल्स। पेटल्स मतलब क्या? पंखड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करोला। जब 5 पंखड़ी एक साथ होती है तो उसको करोला बोलते हैं। और अगर हम एक इंडिविजुअल इसका एक पेटल्स निकाल लें तो उसको पेटल्स बोलेंगे। पंखड़ी अगर हम निकाल के अलग अलग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पेटल्स। जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, यही पेटल्स जो है वो हमको बहुत मतलब खुशबू भी अच्छी भी अट्रैक्ट भी करती हैं। और प्लांट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अंदर 5 पेटल्स हैं। अब 5 पेटल्स को याद रखना। 5 पेटल्स में क्या था? वन स्टैंडर्ड पेटल था, 2 जो थे वो बोट शेप थे जिनको हम क्या बोलेंगे? कैरिना। ये सब याद रखना। और बाकी का जो 2 थे वो फ्यूज थे, और वो क्या है? फ्यूज थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कील। इस तरह से होते हैं फ्लावर। और पेप्लियोनेसी क्यों है? क्योंकि इनका अपीयरेंस कैसा था? बटरफ्लाई शेप का था। इसका मतलब कुछ फैमिली है फ्लावर की जो स्टार शेप होती है तो उसको एस्टेरेसी फैमिली में नाम दिया गया है। ऐसे फैमिली जिसके फ्लावर का अपीयरेंस जो है बटरफ्लाई शेप होगा, दूर से ऐसा लगेगा जैसे बटरफ्लाई शेप में इसके पेटल्स हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम दिया है? दिस इज ये पेप्लियोनेसी। ठीक है, अभी फिर इसी तरह हमने देखा पेप्लियोनेसी के अंदर जो है ये फ्लावर के अंदर कितने पंखड़ी थे? 5 पेटल्स थे। 5 पेटल्स में उनको करोला भी बोलते हैं। एक बड़ा स्टैंडर्ड था, इस तरह से एक बड़ा सा ये पत्ता है, पत्ता नहीं वो पेटल्स है। ये पेटल्स क्या है? स्टैंडर्ड। ये जो है 1 स्टैंडर्ड है। फिर इसी के बाजू में इस तरह से 2 थे, 2 पत्ते 2 पेटल्स हैं जिनको बोलते हैं 2 बोट शेप। तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए। तो 2 बोट शेप, इसको क्या बोलते हैं? कैरिना बोलते हैं, बोट शेप। ठीक है, और फिर इसी तरह से इधर एक और ऐसा था, एक था लेकिन 2 फ्यूज है। मतलब एक देखें ये 2 है लेकिन 2 आपस में फ्यूज है, तो इसको बोलेंगे कील। ये बोट शेप ये कील है। और बोट शेप भी नजर कभी कभी आता है या फिर विंग की तरह नजर आता है। तो ये जो हो गया इस तरह से फ्लावर का अरेंजमेंट है। ये आप देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड पेटल्स है, ये बटरफ्लाई की विंग्स है। बोट शेप या विंग्स की तरह नजर आएंगे, इस तरह से भी होती है ये कभी, और विंग्स की तरह होती है। कितनी है? 2 हैं, उनको कैरिना बोलेंगे। और एक जो है वो आपस में 2 फ्यूज हैं, दिस इज 4th एंड 5th आपस में फ्यूज है, तो टोटल 5 है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग ये निकालेंगे इसको वर्ल्स भी बोलते हैं। फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। द फ्लावर हैज गॉट 4 वर्ल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके अंदर आप देखोगे कि ये जब ये चीज हटाओगे तो अंदर जो है एसेंशियल वर्ल्स मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन एंड कार्पल। कार्पल क्या है बेटा? गाइनोशियम है।
ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो ये कार्पल है जिसको हम लोग गाइनोशियम भी बोलते हैं। और स्टेमेन जो है बेटा वो कैसा होता है, स्टेमेन इस तरह से होता है जिसमें एंथर होता है और एक फिलामेंट होते हैं। तो ये जो पी प्लांट था इसके अंदर एंथर ये कितने थे, ये पूरा फिलामेंट कितने थे, इस तरह से पूरा एक ट्यूब टाइप था और एक अलग था। इसका मतलब ये 9 थे और ये जो है वो 1 है। तो इसको बोलते हैं 9+1 पैटर्न। मतलब 9 स्टेमेन एक साथ ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं और एक स्टेमेन जो है वो अलग हो चुका है। तो है 10 लेकिन 9 एक साथ है और एक जो है वो अलग है। तो इसको बोलते हैं 9+1 पैटर्न। तो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेंडल सिलेक्शन। मेंडल का सिलेक्शन जो था वो बहुत वाइज था, जिसका पी प्लांट था। लक हैज आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जिसने उसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता था, जिस वजह से क्या होता हमेशा उनको क्या मिला, एक ही जैसा कैरेक्टरिस्टिक मिला F1 जनरेशन में। और फिर उन्होंने उसके प्लांट के बारे में बताया कि जो सिलेक्शन किया था पी प्लांट वो कैसा दिखता था, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता था, पेप्लेरेसी, और उसके पेटल्स बटरफ्लाई शेप में होते थे। उनमें 5 पंखड़ी होती थी जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। एक्सटेंडेड जो सबसे बड़ा था, जो दूसरे दो थे वो विंग्स शेप थे, बटरफ्लाई के विंग्स की तरह नजर आते थे। और एक जो था वो बोट शेप था जिसको हम लोग कील बोलते हैं आज। और वो कील जो है वो आपस में फ्यूज थे, 2 है लेकिन दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। टोटल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। इनके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम में थोड़ा डिफरेंस है, एंड्रोशियम 9+1 है। तो जब कभी इसको फ्लोरल फॉर्मूला क्या बोलते बेटा, फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है 9+1 और 9 को ब्रैकेट डाल दिया जाता है। इसका मतलब 9 जो है स्टेमेन है और 1 वो भी स्टेमेन है, लेकिन 9 आपस में फ्यूज है और 1 जो है अलग है। तो दिस इज रिगार्डिंग द Mendel's choice. Next time student we are going to study about the Mendel's laws of inheritance. Mendel's law of inheritance कितने पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।